मगर फिर नरेंद्र मोदी जी की बात सुनकर याद आ जाती है मणिशंकर अय्यर साहब की, क्योंकि ऐसे भविष्यवक्ता बहुत ही दुर्लभ होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनकर मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी की याद आ गई। स्वागत है साथियों आपका इस वीडियो में। बाबा साहेब अम्बेडकर खुद आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात अपने भाषण में बाड़मेर के मंच से कही। साथ ही उन्होंने बिहार के गया में यह भी कहा कि संविधान बनाने वाली समिति में 80 से 90% लोग सनातनी थे जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ दिया। मतलब साफ है कि बाबा साहेब अम्बेडकर सनातनी नहीं थे। और अब जो 80 से 90% लोगों ने लिखा है वो बचना चाहिए, बाकी सारा बदल देना चाहिए। आखिर संविधान खत्म नहीं होने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों करनी पड़ रही है, और संविधान खत्म होने और उसमें बदलाव में कितना अंतर है, और इसका आम नागरिकों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ने वाला है। आखिर क्यों 2024 में बीजेपी के जीत जाने पर आगे कभी चुनाव ना होने की बात की जा रही है। संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। उनको गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे, और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। संविधान असल में एक ऐसी किताब को कहा जाता है जिसके हिसाब से कोई भी देश चलता है। संविधान में ही उस देश की सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विभिन्न पदों पर पदासीन लोगों के, देश की सेना के, आम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य शामिल होते हैं। उसी के अनुसार देश में कामकाज चलता है, और जब इसमें लिखे हुए किसी भी संस्था, व्यक्ति या नागरिकों के अधिकारों को छीना या दबाया जाता है तो वही संविधान उपचार का भी प्रावधान करता है। तो देश के प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वह 100% सही है कि संविधान कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान की जरूरत तो उन देशों में भी है जहां लोगों को, संस्थाओं को कोई अधिकार नहीं है। और उसी संविधान की किताब में यह लिख दिया गया कि इन संस्थाओं और नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है, और यह बात ना मानने पर इन पर जो कार्रवाई होनी है वह भी संविधान में लिखी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, इसके लिए उन्होंने जो कस्में खाई हैं वो बिल्कुल सही हैं। मगर फिर नरेंद्र मोदी जी की बात सुनकर याद आ जाती है मणिशंकर अय्यर साहब की, क्योंकि ऐसे भविष्यवक्ता बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो फिर आखिर देश के विभिन्न विद्वान और विपक्षी गठबंधन 2024 में बीजेपी की जीतने पर संविधान बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी संविधान बदल देगी और मोदी कह रहे हैं कि खत्म नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल शरीर और आत्मा जैसी बात है कि शरीर तो रहेगा और आत्मा निकाल ली जाएगी।
वैसे ही संविधान तो रहेगा, पर उसमें संस्थाओं की स्वतंत्रता, आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। यह बात बार बार बोतल के जिन की तरह निकलकर सामने तब आती है जब बीजेपी के ही कुछ मूर्ख नेता, बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य, इनके विभिन्न विधानसभाओं के विधायक, सांसद और लोकसभा के प्रत्याशी ही बीजेपी की सीक्रेट बैठकों में होने वाली बातों को मंच से बयानबाजी कर देते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि कौन सी बात सीक्रेट मीटिंग की है और कौन सी मंच से बोलने वाली है। असलियत यह है कि सभी लोगों के लिए ना तो स्क्रिप्ट मिलती है और ना ही टेलीप्रॉम्प्टर। बात करें कर्नाटक के 6 बार के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े की, तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये बयान दिया है कि सरकार तो 272 सीट में बन जाती है, पर संविधान बदलने के लिए उन्हें 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए। भाजपा के ही सांसद लल्लू सिंह भी ये बात सार्वजनिक मंच से बोल चुके हैं। भाजपा के मेरठ संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी अरुण गोविल ने भी संविधान बदलने की जरूरत की बात को दोहराया है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती है तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। असल में ये वे बातें हैं जो इनकी सीक्रेट मीटिंग के एजेंडे हैं और जो वक्त वक्त पर अनायास ही बीजेपी के सदस्यों के मुंह से फूट पड़ते हैं। यदि इस तरह का कोई एजेंडा है नहीं तो फिर इन सब की बातों में एक रूपता कैसी आती है। और इसके बाद भी बीजेपी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि प्रधानमंत्री स्वयं संविधान खत्म न करने की कस्में खाने लगते हैं। मगर आपको मणिशंकर अय्यर साहब की बात याद रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनकर मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी की याद आ गई। जब किसी ने उनसे आरक्षण खत्म करने की बात पर सवाल पूछा था, तब उन्होंने सामने बैठी जनता को भांपते हुए बड़े कड़े और स्पष्ट शब्दों में पहली लाइन कही कि हम पिछड़ा वर्ग SC ST का आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। यह सुनते ही वहां बैठे पिछड़ा वर्ग और SC ST के तीतर लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे और जनरल कैटेगरी के लोग संशय में आ गए। तभी उन्होंने दूसरी लाइन बोली, हम आरक्षण शून्य कर देंगे। ये बात सुनकर जनरल कैटेगरी के लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे और पिछड़ा वर्ग SC ST के तीतरों के सर के ऊपर से बात निकल गई। एक ही विषय पर दोनों लोग खुश थे और आज आप जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग SC ST के आरक्षण का क्या हाल है। अब भले ही वे आरक्षण के समर्थन में कितने भी बयान दें, पर उन्हें जो करना था वो हो चुका है। आइए अब बात करते हैं कि आम नागरिकों के लिए संविधान के दिए अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब बोलने की छूट। आप मर्यादित शब्दों में अपनी बात किसी भी विषय पर रख सकते हैं। दूसरा अधिकार पारदर्शिता का है, जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिया गया है, मतलब सरकार से जुड़ी हुई
या उसके खर्चे से जुड़ी हुई या सरकारी संस्थाओं से जुड़ी हुई जानकारी आपके चाहने पर आपके साथ साझा की जानी चाहिए। फिलवक्त भारत सरकार उसके खिलाफ उठने वाली सारी आवाज़ों को दबाने के प्रयास में लगी हुई है। इन्होंने आरटीआई एक्ट में कई संशोधन कर उसे निरीह किताब में लिखा कानून बस बना के रख दिया है। क्या आपको पता है कि चुनाव आयुक्त ने ट्विटर को पत्र लिखकर कई बड़े नेताओं के ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा? तो ट्विटर ने स्वयं यह बात पोस्ट कर बताई। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग ने एक्स को टेक डाउन करने के आदेश दिए हैं। इन पोस्ट को चुने हुए प्रतिनिधियों, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों ने जारी किया है। हमने आर्डर की मानना करते हुए इन पोस्ट को चुनाव तक रोक दिया है, मगर हम ऐसी कार्रवाई से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि इस तरह के पोस्ट और राजनीतिक टिप्पणियों को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए। पारदर्शिता बनाए रखते हुए हमने प्रभावित यूजर को इसके बारे में जानकारी दे दी है। हम चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए टेक डाउन आर्डर को यहाँ पोस्ट कर रहे हैं और आयोग से अपील करते हैं कि आने वाले समय में अपने सभी टेक डाउन आर्डर प्रकाशित करें। ये ज्ञान की बात केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए ट्विटर अब एक्स जैसी एक प्राइवेट कंपनी ने बताई। ये वही चुनाव आयोग है जिस पर हर भारतीय आंख बंद कर यकीन करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। क्या अब भी केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे अब लोग शॉर्ट फॉर्म में केंचुआ कहने लगे हैं, अपनी छवि को बनाए रखने के जतन करेगा? अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए हर संस्था को वर्तमान में रीढ़ की सख्त जरूरत है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक और उदाहरण इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट दामिनी नाथ की एक रिपोर्ट है, जिसमें 3 में से 2 चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर्ड हुए लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित मुद्दे पर बात हो रही थी। ध्यान दीजिए कि यह वही देश है जहां कोई आयुक्त, जज या अधिकारी पद पर होते हुए भी और रिटायर होने के बाद भी अपना नाम जाहिर करके गलत का विरोध खुलकर करता था। आज रिटायर्ड चुनाव आयुक्त जैसे अधिकारी अपना नाम सार्वजनिक होने से डर रहे हैं और प्रधानमंत्री अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मंचों से लेते हुए थकते नहीं हैं। ये वही नया भारत है जो 2014 में आज़ाद हुआ और केवल 10 सालों में ही कंगना रनौत जैसे लोगों के लिए बीजेपी से सांसद पद का टिकट मिल गया। और कितनी आज़ादी चाहिए आपको और कितने अधिकार। आइए बात करते हैं कि किस तरह आम नागरिकों और उनके चुने हुए विधायकों, सांसदों के अधिकारों को कम किया जा रहा है और नए कानून जिनसे देश संचालित होना है बगैर सहमति के भी थोपे जा रहे हैं। पहला, नोटबंदी जैसा कानून जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, कई लोग मारे गए, सारा देश लाइनों में लगा रहा, ये बगैर बहस के लागू कर दिया गया। दूसरा, कोरोना काल में सरकार ने ऐसे निर्णय लिए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खुले रहने दिए, जबकि कई देशों ने अपने एयरपोर्ट उस समय बंद कर दिए थे। नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं भरना। चौथा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के जंगलों को बेचना, जबकि संविधान में जंगलों को बचाने और बढ़ाने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। पांचवा, आदिवासियों के अधिकारों व उनकी जमीनों को छीनना। छठवा, सरकारी संपत्तियों को अपने दोस्तों को बेचना, जबकि पूरा विपक्ष निजीकरण और पूंजीवाद के खिलाफ है। 3, काले कृषि कानून बिल लाना। ड्राइवरों के लिए यातायात नियमों को इतना कठोर बनाना। चुनाव आयुक्त के पद को
बगैर नेता प्रतिपक्ष के अपने करीबी को नियुक्त करना, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न करना, आम नागरिकों के अधिकारों में कमी के बारे में कृषि उपज मंडियों में चुनाव न कराना, कॉलेज में चुनाव न कराना, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न करना, नगरपालिका क्षेत्रों में आम नागरिकों के बजाय पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुनना, जिससे लोगों के वोट डालने के अधिकार छीन लेना। ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं, बाकी आप लोग खुद जानते हैं ये निशानियां हैं संविधान बदलने की। संविधान तो रहेगा मगर आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे। विपक्ष की यह चिंता इन्हीं कारणों से है कि यदि संविधान बदला गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी, आम नागरिकों का होगा। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारा वीडियो कौन सी विधानसभा, कौन सी लोकसभा से देख रहे हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अभी तक यदि आप